गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमें चैप्टर चल रहा था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज का कुछ पार्ट पढ़ा था। तो ये जो फिगर का अरेंजमेंट है एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसमें पूरा बताया गया था। अब इसके बाद इसमें और क्या क्या रिलेशन डिराइव्ड होगा वही करना है। तो ये सब इसमें है कि अभी जब तक करंट इसमें फ्लो होगा तब क्या कहेंगे, इसको व्हीट स्टोन ब्रिज कहेंगे। लेकिन जब इसमें करंट जीरो कर देंगे यहाँ दोनों पोटेंशियल सेम करके, तो इसको बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहेंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक रजिस्टर की हेल्प से ब्रिज का अरेंजमेंट किया था। इस रजिस्टर को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट दिया, जिसके नाते जो सर्किट फॉर्म हुआ उसको हमने क्या नाम दिया, व्हीट स्टोन ब्रिज नाम दिया। अब इसमें जो रजिस्टर्स का अरेंजमेंट किस तरह से है उसको हम एक फिगर से दिखाएंगे कि किस तरह के अरेंजमेंट इन्होंने किया। इसके लिए इन्होंने 4 रजिस्टर्स लिया, वो रजिस्टर कनेक्ट किया और उसके डायगोनल के अलावा गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। हमारी फिगर बना रही है, एक डायगोनल की तरह वर्क करेगा ये साइड। एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर ये हो गया। 4 रजिस्टर का अरेंजमेंट करना है। इस तरह ये 4 रजिस्टर्स का अरेंजमेंट है किनारे किनारे पे, और एक डायगोनल के नाम एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है टू फाइंड करंट चेक करने के लिए। हमने पॉइंट मान लिया कि ए बी सी डी पॉइंट। तो एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और दूसरे डायगोनल में एक सेल या बैटरी कनेक्ट किया, जिससे कि इस अरेंजमेंट में हम करंट को कर सकें। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है सेल का। तो ये अब एक व्हीट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है। तो इसमें अगर हम माने कि करंट क्या हमारी I पास हुई यहाँ से, तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से कितनी करंट जाएगी, I1 और इधर I2। फिर आगे कैसे क्या होगा उसको जंक्शन रूल से देखेंगे। अभी ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस P, इसका रेजिस्टेंस Q, इसका रेजिस्टेंस R और इसका रेजिस्टेंस S। तो इसमें हम व्हीट स्टोन ब्रिज के हेल्प से जो 4 रेजिस्टर्स हैं उसमें एक अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तब। यहाँ ये जैसे वो क्या है, अननोन रेजिस्टेंस मान लिया हमने, अननोन। ये सब नोन रेजिस्टेंस है, P Q R S, ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसका हमें रेजिस्टेंस पता नहीं है। रजिस्टर अननोन रजिस्टर, तो बाकी सबका रेजिस्टेंस पता रहेगा, किसी एक का रेजिस्टेंस पता नहीं रहेगा। तो जिसका पता नहीं है रेजिस्टेंस उसी को हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह किनारे किनारे पे 4 रजिस्टर का अरेंजमेंट हो गया, जिसमें एक अननोन है बाकी नोन है। और ये करंट यहाँ से चली I, तो I1 I2 डिवाइड हुई जंक्शन रूल से, और यहाँ भी जो करंट I1 पहुंचेगी जंक्शन रूल से डिवाइड हो जाएगी, इसमें भी फ्लो करेगी इसमें भी फ्लो करेगी। फिर यहाँ से I2 करंट आएगी यहाँ। तो एक चीज है कि अगर ये इसका मान लिया कि करंट I1 से कुछ करंट इधर जो आई वो IG है, तो इधर जो जा रही है I1 माइनस IG कह सकते हैं। माना नहीं कहीं समझाने के लिए लिख रहे हैं करंट, क्योंकि जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग I1 करंट आया है, तो इधर कितना जाना चाहिए I1 ही, तो इधर अगर IG हमने मान लिया तो I1 माइनस IG हो जाएगा, जिससे कि सम क्या I1 बना रहे इधर। तो अगर इधर की सर्किट में IG आ रही है तो ये करंट I2 ऐसा नहीं यहाँ के जंक्शन से इधर जाएंगे,
तो ये करंट जब आई इसमें आ रही तो ये जंक्शन रूट से आई इधर जाएगी, इधर नहीं जाएगी क्योंकि इसमें करंट हमने आई दिखा दिया पहले से। ये आई करंट इधर से और ये इधर से I2 करंट जंक्शन रूट से कितना हो जाएगा I2 प्लस I, और यहाँ पहुंचेंगे फिर जंक्शन रूट से क्या हो जाएगा I कैंसिल हो जाएगा I1 प्लस I2 दैट इज I करंट, फिर I करंट इससे वापस मिल जाएगी। तो कैसे किस रजिस्टर के पास कितना करंट दिखाएं कि जंक्शन रूट से चलेंगे। अगर किसी भी सर्किट वायर में पहले से करंट है तो इसमें दूसरा करंट नहीं ले जाएंगे, तो इस तरह से करंट का अरेंजमेंट होगा अगर ये रिस्टोर बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो। यहाँ पे जो सर्किट अरेंजमेंट दिखाया गया है क्या है, दिस सर्किट अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज एंड करंट फ्लो इन दिस वे। अगर हम करंट को इसमें जीरो कर दें तब ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाएगा, और उसी कंडीशन में हमें डेरिवेशन करना है अननोन रेजिस्टेंस के लिए। तो अब हम करंट को यहाँ बता दे रहे हैं क्योंकि हमारा डेरिवेशन के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेंगे। तो ये फिगर बना लेंगे इतना, और एक अरेंज यहाँ पे इस अरेंजमेंट करेंगे कि इसमें फ्लो होने वाली करंट आई क्या हो जाए जीरो हो जाए। तब जंक्शन रूल हम अप्लाई करेंगे अगर बैलेंस कंडीशन में इधर जीरो करंट हो गया तो अब इधर कितनी करंट आएगी, तो I1 इधर आ रही तो वही I1 इधर आ जाएगी क्योंकि इधर करंट जीरो रखना है। इसी तरह जो I2 करंट इधर से जा रही थी इसमें करंट जीरो तो इधर जाएगी नहीं, फिर जंक्शन रूल से I करंट वापस हो जाएगी इधर से। तो अब ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाएगा जब गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो जीरो हो जाए। और जीरो कैसे करने के लिए यहाँ हम दोनों से पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं तो करंट जीरो हो जाती है उसमें। तो इसमें हम लिखेंगे फिगर के नीचे अननोन रेजिस्टेंस डिराइव करने के लिए ये फिगर बना लेंगे। इसी कंडीशन में फिगर हमें बनाना रहेगा, उस कंडीशन में जिसमें हम करंट आई की दिखाया कि पर्टिकुलर वैल्यू है तो बैलेंस कंडीशन में फिगर बनाएंगे। सर्किट अरेंजमेंट shown in figure is called व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये नो करंट का कंडीशन है तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाएगा। If no current flow galvanometer then अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना फ्लो होने दे it is called balance व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज ये नोट कर लेंगे। और हमें इसमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस यस। और इसको फाइंड करने के लिए हमें ये अगर दो लूप कंसीडर करें, लूप नंबर 1 और ये लूप नंबर 2, तो केवीएल अप्लाई करके दो इक्वेशन बनेगा और उसी से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। एक लूप 1 इसको कंसीडर किएगा लूप 1 तो इसको लूप 2 कंसीडर करके, और हमारा जो अननोन है ये दो और दो कंसीडर करके जो दो इक्वेशन बनेगा उससे पता चल जाएगा। तो ये अब लिख रहे हैं इफ
उस पर हुआ होगा इफ नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर देन, जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा तो इस अरेंजमेंट को हम बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहेंगे। देन इट इज कॉल्ड बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो हम करंट जीरो इसलिए करते हैं क्योंकि इसी कंडीशन में हमें डिराइव करना है नोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, जहाँ पे हमने यस को नोन रेजिस्टेंस माना था। तो ये लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 2 दो दिखाया गया था वहाँ पे। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन है, तो करेंगे क्या, एक बार लूप 1 में केवीएल अप्लाई करेंगे, एक बार लूप 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे। जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम पढ़े पीछे उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और 2 इक्वेशन बनाएंगे, उससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये फिगर पहले से बनाए ही थे, ये इतना लिख लेंगे अगर वहाँ नहीं होगा तो। अब लिखेंगे इसके बाद अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1। हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस यस। इसके लिए क्या करेंगे, अप्लाइंग, शॉर्ट बोलते हैं केवीएल, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 1। तो लूप 1 हमारे ये दिख रहा है, हम किसी एक पॉइंट ए से चलेंगे, सी होते हुए डी, फिर ए पर वापस आना है। तो अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, और लूप 1 में हम जिस पाथ से चल रहे हैं उसका नाम लिख दे रहे हैं, ए सी डी, फिर वापस ए। इस पाथ से गाड़ी हम मान लो चल रहे हैं और वापस ए पॉइंट से चल रहे हैं, वापस ए पॉइंट पे आ रहे हैं। तो ए पॉइंट से जब सी पॉइंट पर चलेंगे तो पी रजिस्टर जो हमने माना उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, I1 इंटू पी, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, I1 इंटू पी। और यहाँ सी से डी क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट जीरो है तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस पूरा जीरो ही आएगा इसका, तो इसको यहाँ लिखेंगे ही नहीं। उसके बाद हम डी से ए जाएंगे, तो डी से ए में करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा I2 इंटू आर इक्वल टू 0। तो ये लूप नंबर 1 में केवीएल अप्लाई करने पे इक्वेशन होगा। इसके बाद इसको और क्या लिख सकते हैं, I1 P इक्वल टू I2 इंटू आर, दिस इज इक्वेशन 1। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज में लूप 1 में केवीएल अप्लाई किया गया तो ये इक्वेशन मिला। इसी तरह लूप 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा, और उसके बाद हमें अननोन वैल्यू फाइंड हो जाएगी फिगर से। तो लूप 1 में केवीएल अप्लाई करने के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन गया। केवीएल पहले ही समझाया गया था, तो वहाँ देख सकते हैं कैसे इक्वेशन बनाया गया है। फिर लूप 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2, जिसमें हमने मान लिया किस तरह चल रहे हैं, पॉइंट सी से चल रहे हैं, इधर से होते हुए वापस सी पर पहुंच रहे हैं। तो पाथ हमारा क्या बन रहा है, सी बी डी, फिर वापस सी। तो सी पॉइंट से चलना है, बी डी होते हुए फिर वापस सी पे आना है। तो जब हम सी से बी पर जाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इक्वेशन क्या होगा, I1 इंटू क्यू, जो रजिस्टर है क्यू रजिस्टर। उसके बाद बी पर आ गए, बी से डी पर आएंगे तो करंट के अपोजिट आ रहे हैं बी से डी के लिए, तो माइनस I2 इंटू आर, I2 इंटू एस। उसके बाद डी से इसी जाएंगे, तो चूंकि करंट इसमें जीरो है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, दिस इज इक्वल टू 0। इसको भी इसी तरह अरेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, I1 क्यू इक्वल टू I2 इंटू एस, क्वेश्चन नंबर
ये दो मेन इक्वेशन बनाना था और इसी दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम रिलेशन फाइंड कर लेंगे। इन केस ऑफ बैलेंस थ्री स्टोन ब्रिज व्हेन नो करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर। तो जैसे लूप 1 से इक्वेशन बनाए उसी तरह लूप 2 से केवीएल से इक्वेशन बनाना है। अब इसके बाद सॉल्व करना है। इसके बाद लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। 1 को 2 से डिवाइड करना, 1 हमारा यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 इंटू पी डिवाइडेड बाई इसके लेफ्ट साइड से I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 1 का राइट साइड क्या I2 इंटू आर, 2 का राइट साइड I2 इंटू एस। तो ऐसा हम देख सकते हैं I1 I1 I2 I2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या रिलेशन आ जाएगा, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो हमको इसको जनरली मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में याद रखेंगे, इजी रहता है। जैसे कि P इंटू एस क्रॉस मल्टीप्लाई करके P इंटू एस इक्वल टू क्यू इंटू आर। ये हमें रिजल्ट मिला अगर करंट हमारा गैल्वेनोमीटर में 0 है। तो इस रिजल्ट को हम देख सकते हैं कि 2 रजिस्टर का प्रोडक्ट बाकी 2 रजिस्टर प्रोडक्ट इक्वल होगा, लेकिन कौन से वो 2 रजिस्टर होंगे, तो P इंटू एस, P के सामने जो रजिस्टर एस है इन दोनों का प्रोडक्ट और Q और R का प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाएगा व्हेन नो करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर। इसे याद करने में इजी रहेगा कि अगर करंट 0 है तो किन दोनों का रेजिस्टेंस प्रोडक्ट इक्वल होगा, तो जो आमने सामने है, जैसे P इंटू एस इक्वल टू क्यू इंटू आर। अब ये कंडीशन आगे हमें यूज करना रहेगा, नल डिफ्लेक्शन मतलब जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगी तो रेजिस्टेंस का क्या इक्वेशन बनता है उसको हम लोग यहाँ से यूज करेंगे। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, एस इक्वल टू क्यू इंटू आर बाई पी। तो ये भी टी स्टोन ब्रिज पूरा हो गया, जिसमें हमने बैलेंस कंडीशन पर रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा ये फाइंड किया गया है, वी टी स्टोन ब्रिज। अब इसी के बेस्ड पर एक अगला पढ़ना है जिसमें 4 रजिस्टर का अरेंजमेंट होगा, बीच में गैल्वेनोमीटर होगा, लेकिन वहाँ फिगर का अरेंजमेंट थोड़ा चेंज होगा जिसको मीटर ब्रिज कहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा है मीटर ब्रिज। इसका हमें प्रैक्टिकल भी करना रहता है मीटर ब्रिज का। इस चैप्टर में से 7 प्रैक्टिकल हैं, तो मीटर ब्रिज पर भी 2 प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। तो पहले हम देखेंगे मीटर ब्रिज है क्या। यहाँ भी नाम रखा गया है ब्रिज, मतलब वही भी टी स्टोन ब्रिज जैसे अरेंजमेंट था सेम उसी तरह अरेंजमेंट यहाँ भी होगा, बस फिगर थोड़ा दूसरी तरह से अरेंज किया जाएगा। तो मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 मीटर का एक मैग्नीन का वायर कनेक्ट होता है, उसमें 1 मीटर का एक वायर यूज किया जाता है जो ब्रिज का अरेंजमेंट करते हैं रेजिस्टेंस के हेल्प से। तो 1 मीटर का एक वायर होता है, मैग्नीन का होता है, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम मीटर ब्रिज कहते हैं, जो 4 रजिस्टर्स कंसिस्ट करता है और इसी तरह का नियरली अरेंजमेंट होता है। तो मीटर ब्रिज में पहले थोड़ा लिखेंगे, फिर इसके बाद एक फिगर बनाना है। तो इसमें लिखेंगे पहले मीटर ब्रिज में, मीटर ब्रिज इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज में हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किया था, तो वैसे इसमें भी क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है।
तो पहले अब इसमें लिखेंगे मीटर ब्रिज में, यहाँ से लिखें मीटर ब्रिज इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to find the value of अननोन रेजिस्टेंस। क्योंकि इसमें भी 4 रजिस्टर का अरेंजमेंट होगा, 4 का पता रहेगा, एक अननोन निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये इसका मेन पर्पज है कि करना क्या है कि इसे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1 मीटर का एक वायर कंसिस्ट करता है, इसलिए। तो आगे लिखेंगे इट कंसिस्ट ए मैग्नीन वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है। इट कंसिस्ट ए वायर, मैग्नीन वायर लिख दे रहे हैं, मैग्नीन वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर, हैविंग लेंथ 1 मीटर, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है, क्योंकि 1 मीटर का एक वायर का अरेंजमेंट रखता है। अब हम इसका लिखेंगे प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है मीटर ब्रिज, इसके वर्किंग का प्रिंसिपल क्या है। तो इस अभी से जस्ट पहले पढ़े हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसी पर ये बेस्ड होता है। तो इसके बाद लिखेंगे इसका प्रिंसिपल। What is the principle of this device which is called meter bridge? तो सिंपली क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये इतना सिंपली लिखना है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, जिसमें होता क्या है, P इंटू एस इक्वल टू क्यू इंटू आर। रेजिस्टेंस के आमने सामने प्रोडक्ट जो है इक्वल होता है। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़ेंगे, कैसे मीटर ब्रिज का क्या कंस्ट्रक्शन है, फिगर कैसा होता है, फिगर का अरेंजमेंट, और उसकी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे उस फिगर के अकॉर्डिंग। तो इसमें यहाँ पर हो गया प्रिंसिपल तक। तो अननोन रेजिस्टेंस का हमें वैल्यू निकालना है, तो एक हेडिंग लिख देंगे इसी में, एक्सप्रेशन फॉर अननोन रेजिस्टेंस, और फिगर बना के हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि कभी कभी डिराइव करने का आया, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अननोन रेजिस्टेंस विद हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो इसको अब हेडिंग लिखेंगे इसके बाद मीटर ब्रिज में, एक्सप्रेशन फॉर अननोन रेजिस्टेंस
इसमें जो अननोन रेजिस्टेंस माना जाएगा, इसको हम बेसिकली ऐसे ही मानेंगे, उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए मीटर ब्रिज का एक फिगर बनाएंगे और इससे फिर डिराइव करेंगे। तो मीटर ब्रिज का एक फिगर का अरेंजमेंट बनाना है और उस फिगर के अकॉर्डिंग हमें आगे डिराइव करना है। इस पर प्रैक्टिकल भी है, तो इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि मीटर ब्रिज का कैसे क्या अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ तक ये नोट कर लेंगे प्रिंसिपल तक। उसके बाद अब हम क्या है एक्सप्रेशन में एक फिगर बनाएंगे एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए। तो ये जगह चाहिए। तो मीटर ब्रिज का जो अरेंजमेंट होता है, इसमें पहले थिक कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं और बीच में ऐसे गैप रहेगा यहाँ पे, फिर अगेन इसके बाद एक गैप रहेगा और ये मीटर ब्रिज के अरेंजमेंट में इतना थिक कॉपर स्ट्रिप का मेटल रखा जाता है। उसके बाद ये दोनों पॉइंट मान लिया ए और बी हैं, ये भी यही मैग्नीन वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर होती है। तो ये मैग्नीन वायर हो गया 1 मीटर का। अब इसमें करंट फ्लो करने के लिए हम बैटरी या सेल का अरेंजमेंट कर देते हैं जिससे कि इसमें करंट फ्लो हो। तो ये तो हो गया सर्किट का अरेंजमेंट जिससे करंट फ्लो होगा यहाँ पे। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 1 मीटर कहें या इसको हम 100 सेंटीमीटर कहें, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेकिन पहले यहाँ देखते हैं दो जो गैपिंग है यहाँ पे मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट के लिए। तो ये एक गैपिंग बना हुआ, ये एक गैपिंग बना, अभी कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, दो रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं, एक नोन रजिस्टर और एक अननोन। ये रजिस्टर जो कनेक्ट किया जाएगा इसके रेजिस्टेंस पता होगा, मान लिया हमने R, और यहाँ इस गैप में जो रजिस्टर कनेक्ट करेंगे इसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने S। तो S इज ए अननोन रेजिस्टेंस, इसी की वैल्यू हमें निकालना रहेगा। अननोन रेजिस्टेंस और R क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है। दो रजिस्टर और हमें यहाँ पर देखना कहाँ कैसे फॉर्म होंगे। दो रेजिस्टेंस तो दिख गए R और S। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से इस टर्मिनल से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, जैसे कि वहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर दिखाया गया था। उसके बाद गैल्वेनोमीटर से एक वायर को इस AB वायर पे स्लाइड कराना रहता है टू फाइंड द करंट इन द गैल्वेनोमीटर 0, जिसको नल डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो मान लिया इसको स्लाइड करने पे हमारा इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर से यहाँ स्लाइड किए तो इस पॉइंट पे हमारा इसमें करंट क्या मिल गया गैल्वेनोमीटर में, IG = 0। तो ये हमारा जो AB लेंथ है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये पार्ट अगर हम मान लिया L है तो जो रिमेनिंग लेंथ बचेगा, अगर इसको L मान लिया तो जो रिमेनिंग लेंथ होगा 100 माइनस L। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस L। इस तरह से बैलेंस पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। नल डिफ्लेक्शन पे हमारा जो ये लेंथ था AB का दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अभी L की कुछ वैल्यू होगी, 100 माइनस L की वैल्यू कुछ पता चल जाएगी तब। तो इस तरह दो रजिस्टर यहाँ हमें दिख रहे हैं R और S, और ये दो रजिस्टर फॉर्म हो जाएंगे। मान लिया L लेंथ जो वायर है उसका रेजिस्टेंस P है और 100 माइनस L लेंथ के रेजिस्टेंस का जो लेंथ है वायर का उसका रेजिस्टेंस Q है। इस तरह 4 रजिस्टर दिखेंगे मीटर ब्रिज में अरेंजमेंट में। ये मीटर ब्रिज का एक फिगर है। और
नल डिफ्लेक्शन कंडीशन पे हम व्हीटस्टोन ब्रिज का रिजल्ट यूज करेंगे यहाँ पे। तो सिंपली मीटर ब्रिज का इस तरह से फिगर का अरेंजमेंट होता है। ये एक मैग्नीन वायर होता है जो थिन वायर होता है, और एक थिक कॉपर स्ट्रिप्स होता है। क्यों थिक कॉपर स्ट्रिप लेते हैं? टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जितना हमें ज़रूरत है रेजिस्टेंस का, उसी रेजिस्टेंस को अगर हम चाहें कंसीडर करना तो अदर जहाँ वायर का कनेक्शन उसको थिक कर देंगे, जिससे इसके रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें। जैसे ये यहाँ पर रेजिस्टेंस इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन 4 रजिस्टर वर्क करेंगे, R, S, P एंड Q। P, Q, A से पॉइंट यहाँ कोई मान ले रहे हैं C, तो AC लेंथ का जो रेजिस्टेंस है P है, और BC लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो Q है। तो अब हम इस L लेंथ के वायर के रेजिस्टेंस निकालेंगे कितना होगा, जिसको हमने P माना है। फिर इसी तरह 100 माइनस L लेंथ के का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे कितना होगा, Q की वैल्यू। तो अब इसके फिगर बन गया, तो फिगर के बाद हम सॉल्व करेंगे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो अब नीचे लिख रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कौन सा, A से C तक का, ऑफ द वायर हैविंग लेंथ, कितना लेंथ माना है, L इज, तो रेजिस्टेंस को किससे डिनोट किया गया, P से। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के लिए, R इक्वल टू रो L बाई A। L इज द लेंथ ऑफ वायर, रो रेजिस्टिविटी, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ हम इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A लिए हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A। तो अगर रेजिस्टेंस इसका P है तो P इक्वल टू क्या होगा, इस फिगर के अरेंजमेंट से रो, तो रेजिस्टिविटी रहेगा ही वही, इंटू लेंथ L अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो P की वैल्यू इस तरह से आ गई। इसी तरह 100 माइनस L लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस जो Q माना हमने उसकी वैल्यू निकालेंगे इसी फार्मूले से, R इक्वल टू रो L बाई A जो फार्मूला है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हैविंग लेंथ 100 माइनस L इज, क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हैविंग लेंथ 100 माइनस L इज, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, Q से। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी रो तो वही है क्योंकि वायर मैग्नीन का हम बदल नहीं रहे हैं। लेंथ लेकिन कितना हो गया अब उस वायर का, 100 माइनस L हो गया, पान क्रॉस सेक्शनल एरिया वही है। तो इस तरह से हो गया। तो नल डिफ्लेक्शन पे हमने इस लेंथ को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग P और Q का रेजिस्टेंस निकाला। अब गैल्वेनोमीटर में जब करंट 0 है, जिसको हम नल डिफ्लेक्शन भी कहते हैं, तो एट नल डिफ्लेक्शन हम जो करंट यहाँ 0 हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेजिस्टेंस का वो इक्वेशन या रिजल्ट लिख सकते हैं जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़े हैं, और ये वैल्यू फिर रख देंगे वहाँ पे। तो अब इसके बाद लिखना हमें, इसको हम सिंपली कह सकते हैं एट नल डिफ्लेक्शन, इसका मतलब है व्हेन नो करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर। तो लिख रहे हैं अब एट नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये भी है कि व्हेन नो करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर,
क्लियर होने के लिए नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, व्हेन नो करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब लिख दिया गया। तो नल डिफ्लेक्शन में हम वो रिजल्ट यूज करेंगे बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज कंडीशन को, चूंकि अब ये फॉलो कर रहा है। जैसे वहाँ पे करंट 0 था तो रेजिस्टेंस क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल कर दिए थे, तो डायरेक्ट वही यहाँ रिजल्ट यूज करेंगे। कब? एट नल डिफ्लेक्शन पर ही वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से P इंटू एस, इस रेजिस्टेंस का इसके साथ प्रोडक्ट और इस रेजिस्टेंस का इसके साथ प्रोडक्ट। तो P इंटू एस इज इक्वल टू Q इंटू आर, Q इंटू आर। फिर से देख लेते कि इसका क्या है, P का S के साथ इज इक्वल टू Q इंटू आर। ये आमने सामने अरेंज करने पे आएंगे। तो अब क्या करेंगे, P और Q की वैल्यू रख देंगे जो अभी हम निकाले हैं। तो P की वैल्यू कितनी थी, L लेंथ के वायर के अभी लिखे थे रो L बाई ए इंटू एस इज इक्वल टू Q की वैल्यू रो इंटू 100 माइनस L बाई ए इंटू आर। अब क्या आ जाएगा रिजल्ट यहाँ से, तो यहाँ से रो बाई ए और यहाँ से रो बाई ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अननोन रेजिस्टेंस एस इज इक्वल टू 100 माइनस L अपान L इंटू आर, एस इक्वल टू 100 माइनस L अपान L इंटू आर। तो ये हमारा लास्ट स्टेप आ गया, जिससे हम कि अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि कितना एस की वैल्यू आई है इस मीटर ब्रिज के अकॉर्डिंग। जिसमें P, Q और R का रेजिस्टेंस पता था, लेकिन जो अननोन रेजिस्टेंस एस था उसका पता नहीं था, तो उसी की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और ये हमारा रिजल्ट आया, जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे।